हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रत्नत्राया क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो साइंस का जो पार्ट चल रहा था फिजिक्स का, वो घटना चक्र का चैप्टर 5, ओके, जो कि है चैप्टर 5 में क्या है। सो लेट्स से चैप्टर 5 में है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े मन लगा के। ओके, सो और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, जहाँ से आपको बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, PDF हो गया वगैरह आप ले सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि रिलेटेड है किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ओके, एंड अगर आपने अभी तक इससे पहले जो 4 क्लासेस हो चुके हैं वो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसे देखिए, फिर इसको देखिए, तो ज़्यादा एक कंटिन्यूटी हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सो द थिंग इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करें। ओके, सो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। कौन कौन सा है? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, एंड इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी हैं तीनों के। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड की बात करते हैं सो इट्स अ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जनरली होता है कि कोई सॉलिड थिंग है, लाइक स्टील है, स्टील रॉड है। ओके, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको पिघला के और थोड़ा हाई टेम्परेचर में उसको मोल्ड किया जाता है दूसरे फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड में किस तरह से होगा? प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी एंड फ्लोटिंग। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द गैस वन सो इट्स अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो जाता है। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जनरली मीन्स of the rigid substance is a hard solid which has definite shape and size, जिसका एक definite shape and size होगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, और जिसको स्ट्रेच, कंप्रेस्ड और डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, स्टील रॉड कितना रिजिड होता है बट कैन बी डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो ये हो गया। एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलास्टिसिटी, मैटर्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा? तो परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस, और परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ During the application of external force on a matter to change its shape or size, an internal reaction force of equal amount is produced in opposite direction on every section. Okay, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, एंड इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेन इज when the shape or size of a matter is changed by applying an external force, it is known as strain, and since it is a ratio hence without any unit। ओके, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम हुक्स लॉ की बात करते हैं, सो हुक्स लॉ में जनरली if a strain in matter is nominal, applied stress on the matter is directly proportional to the strain developed in it. The ratio of stress and strain is कांस्टेंट वैल्यू नोन एज इलास्टिक कोएफिशिएंट। और अगर हम इलास्टिक कोएफिशिएंट के फॉर्मूला की बात करते हैं सो इट्स E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन में जनरली क्या होता है कि एक इलास्टिक टेंडेंसी होता है विच इज़ अ फ्लूइड सरफेस विच मेक्स इट टू अक्वायर लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल। फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया किसी चीज़ का बड़ा है तो उसको लीस्ट मतलब सबसे कम में ये करेगा। ओके, और उसका मेजर किससे किया जाता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ से, और SI यूनिट क्या होता है? सो न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट इज
प्रेशर की हम बात करते हैं. ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन पर यूनिट एरिया सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज द formula. And if you are talking about the SI unit of the pressure, which is Newton per meter square, which is also called Pascal. Okay, next one is अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप, जिसका कोई फिक्स शेप ना हो, बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट जिसका वॉल्यूम फिक्स हो. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल है? अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन स्टील की, तो कार्बन क्या हो जाएगा कि ये सॉलिड सब्सटेंस है. ओके, और सॉलिड है तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसका एक डिफिनिट शेप भी होगा, इसका शेप भी फिक्स होगा, एंड इसका जो वॉल्यूम होगा ये भी फिक्स है. तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं क्रिप्टन की, क्रिप्टन क्या है? ये गैस है. ओके, तो ना इसका शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हो जाएगा किरोसिन. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर, बिकॉज किरोसिन इज़ अ लिक्विड और इसका शेप तो फिक्स नहीं होता है, शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, बट अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the mechanical property of solid, of which of the following statement is are correct. Okay, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया. सो फर्स्ट वन इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ स्टील. इज ए ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा लेसर. ओके, lesser than that of steel, not greater. So first statement is incorrect. Next one is the stretching of coil is determined by its shear modules. Yes, it's a correct one. So answer is option number A, which is only statement 2 is correct. Okay, next question is spherical form of raindrop, जो कि अभी हम सरफेस टेंशन की बात किए थे, वो उसी का एग्जाम्पल है. ओके, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आंसर इज हेयर इज सरफेस टेंशन इज करेक्ट, विच इज द रीजन फॉर बीइंग स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप. ओके, सो ये देखिए कितना सारा एग्ज़ाम्स में पूछा गया है. छत्तीसगढ़ पीएससी में, 39 बीपीएससी में, उत्तराखंड पीएससी में. ओके, सो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है. तो सभी जो भी स्टेट पीएससी है या फिर फॉर एग्जांपल अदर एग्ज़ाम्स है जिसमें साइंस पूछा जाता है और फिजिक्स स्पेशली, तो ये सारे में काम आएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो ऐसा आप मत सोचिए कि ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए. ओके, साइंस जहाँ जहाँ पूछा जाता है वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा और यूज़फुल रहेगा. ओके, a drop of question is a drop of water is spherical in shape is due to surface tension, low temperature, air resistance and viscosity of water. So answer is option number A is the correct one, which is surface tension. फिर से उत्तराखंड लोअर सब ये में पूछ लिया. नेक्स्ट फिर से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है. सो फर्स्ट वन इज, इसमें क्या है? रेन ड्रॉप का स्फेरिकल क्यों होता है? दे फॉल फ्रॉम बिग हाइट, इसके वजह से तो बिल्कुल नहीं. द एयर हैज़ रेजिस्टेंस, इसके वजह से नहीं. वाटर हैज़ सरफेस टेंशन, यस सरफेस टेंशन की वजह से ही रेन ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्टैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू. मिनिमम एरिया अभी मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन का मतलब ही होता है कि वो मिनिमम एरिया को एक्वायर करता है. ओके, सो आंसर हेयर इज सरफेस टेंशन. ओके, विस्कोसिटी, डेंसिटी, वाटर वेपर तो बिल्कुल नहीं होगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर. ओके, और ये किस में किया था? यूपीएससी के प्री 1997 में पूछा गया था. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज, क्यों होता है? वो ऑयल जो है वाटर, फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर है. ओके, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी भरा हुआ है. ओके,
पानी भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जो पानी है फॉर एग्जांपल यहाँ तक है, ओके, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब इसमें ऑयल गिरेगा तो ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर में वो तैरते रहेगा, सिंक नहीं होगा। ओके, तो वो क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ऑयल इज़ डेंसर दैन वाटर, बिल्कुल नहीं। ऑयल अगर डेंसर दैन वाटर होता तो वो सिंक कर जाता, ना कि फ्लोट करता है। सो ऑयल इज़ लेसर दैन वाटर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, इसमें क्या होता है कि yes, so here is the surface tension of oil is more than the water, no, more नहीं है, less है। So next one is surface tension of oil is less than water, yes, it's a correct one, जिसके वजह से वो float करता है on water surface। okay, next one is kerosene oil floats on water because, again वही repeated question। सो इट्स आंसर इज इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर, नहीं, ग्रेटर नहीं होगा। अगर ग्रेटर होगा तो सिंक कर जाएगा, फॉल नहीं करेगा, मतलब सॉरी फ्लोट नहीं करेगा। इट्स डेंसिटी इज लेसर दैन द वाटर, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और इक्वल रहेगा तब तो वो मिक्स हो जाएगा, ना कि फ्लोट और ये करेगा, सिंक करेगा ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज, सोप बबल के इनसाइड जो प्रेशर है वो क्या होता है, सो मोर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हाफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, विच इज मोर दैन द एटमॉस्फेरिक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज अ टू बबल सोप, दो बबल सोप है ऑफ डिफरेंट डायमीटर, जिसका डायमीटर अलग अलग है, कम इन कॉन्टैक्ट विथ ट्यूब, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, द साइज ऑफ बोथ बबल विल रिमेन सेम, नो, द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर बबल बिकम बिगर। देखते हैं, स्मॉलर बबल विल बिकम लार्जर एंड लार्जर वन बिकम स्मॉलर, यस, इट्स इनकरेक्ट। बोथ बबल with burst as soon as they come in contact, no, it's also incorrect. So answer is option number B is the correct one, which is the smaller bubble will become smaller and bigger bubble will become bigger. Okay, so answer is option number B is the correct here. Next question is a hydrogen inflated polythene balloon, a hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of the earth. The balloon rises to an altitude up in the atmosphere, it will, तो क्या होगा, डिक्रीज इन साइज, फ्लैटन इन इनटू डिस्क शेप, डिस्क लाइक शेप, इंक्रीज द साइज, मेंटेन द सेम साइज एंड शेप। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए इज द, सॉरी, सी इज द करेक्ट, उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, सो next question is what happens when some charge is placed on soap bubble, क्या होगा जब कोई चार्ज सोप बबल में प्लेस किया जाएगा। सो इट्स रेडियस इंक्रीज, इट्स रेडियस डिक्रीज, इट्स बबल कोलैप्स, और नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, विच इज इट्स रेडियस विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर wires are same material and dimension, चार वायर्स हैं जिसका मटेरियल सेम है एंड डायमेंशन भी एज मेंशन बिलो आर स्ट्रेच, उसको फिर स्ट्रेच किया जाता है बाय लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटली, विच वन ऑफ देम विल इलोंगेटेड मैक्सिमम, जो कि कौन स्ट्रेच और इलोंगेट होगा सबसे ज़्यादा। तो पहले में हो जाएगा वायर 1 मीटर लेंथ एंड इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 मीटर, नो, इट्स इनकरेक्ट। 2 मीटर और 2 मीटर ये भी नहीं होगा क्योंकि इक्वल हो जाएगा। 3 मीटर एंड 1.5 मीटर और 1 मीटर लेंथ और 1 डायमीटर। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, विच इज वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ एंड 1.5 मीटर diameter. Okay, so option C is the correct answer here. Next question is consider the following statements and यहाँ पे correct statement पूछा है। okay, so first one is if there is no phenomenon of capillarity, अगर capillarity का phenomenon नहीं होता तो क्या होता, और capillarity में होता क्या है कि for example this is a
ट्री। ओके, अगर ये कोई पेड़ है तो उसमें क्या होगा कि ये जो इसके जड़्स हैं, रूट्स हैं, उसमें क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वो कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू वो ऊपर सारे पूरे पेड़ में जाएगा। ओके, थ्रू द रूट्स। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या ग्रेविटी का काम नहीं होता है, तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। और उसी तरह अगर हम यहाँ एग्जांपल्स कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल देखते हैं इस क्वेश्चन में, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ अ केरोसिन लैम्प, वो नहीं होता, तो जो केरोसिन लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज वन वुड नॉट बी एबल टू यूज़ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। नो, ये नहीं होता, क्योंकि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ के थ्रू तो क्या हम उसको करते हैं, ये करते हैं, चूसते हैं ओके उसको। ओके, तो जिसकी वजह से वो कंज्यूम करते हैं, ना कि वो अपने आप ऊपर आता है। सो दिस वन इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द बॉटलिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। जो बॉटलिंग पेपर है वो भी फंक्शन करना फेल हो जाएगा, क्योंकि वो भी कैपिलरी एक्शन के वजह से ही होता है। ओके, एंड द बिग ट्री दैट वी सी अराउंड would not have the grown on the earth. Yes, it's also correct. Okay, so okay, एक सेकेंड, जो ऑप्शन 3 है वो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फेल हो जाएगा फंक्शन, कैपिलरिटी फिनोमेना नहीं होगा तो। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, और 4 भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर पेड़ में नहीं होगा कैपिलरी एक्शन तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है पानी जो जड़ से लेता है वो पहुंच नहीं पाएगा सारे तना पे, पत्ता पे, तो फिर वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और नहीं वो ग्रोथ कर पाएगा। ओके, सो ये रीजन है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द, सॉरी नॉट ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, विच इज स्टेटमेंट 1, 3 and 4 ओनली इज द करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज़ नॉट ओनली रीजन। कौन सा इसमें ऐसा स्टेटमेंट है जिसके लिए कैपिलरिटी ओनली ऐसा रीज़न नहीं है कि वो उस काम को कर पा रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं बॉटलिंग ऑफ इंक। जी हाँ, इसमें कैपिलरिटी से सिर्फ हो जाता है, सो ये करेक्ट हो जाएगा। राइजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, करेक्ट, ये भी हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन अ कॉटन क्लॉथ, ये भी हो जाएगा। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स फोलिएज, यस इट्स अ करेक्ट वन। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कैपिलरिटी के वजह से नहीं रूट्स को वाटर जाता है, उसमें और भी अदर फेनोमेना, और वो क्या क्या है। सो अगर हम उसकी बात करते हैं, सो इट्स अ वाटर फ्रॉम द रूट, अपार्ट फ्रॉम द कैपिलरी एक्शन, ट्रांसपिरेशन एंड कोहेजन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। उसके लिए ये दोनों फिनोमेना ट्रांसपिरेशन एंड कोहेजन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरोसिन राइजेस इन द वीक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू। एक पहले के ज़माने में एक दिया नहीं बोल सकते उसको, हमारी लैंग्वेज में तो उसको डिबरी बोलते थे, पता नहीं सबके लैंग्वेज में उसको क्या बोलते थे। फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, एक बॉटल है, ठीक है, और उसके बॉटल में उसके ढक्कन पे एक छेद करके वहाँ से एक उसको क्या बोलते थे लोकल लैंग्वेज में, बाती या समथिंग लाइक दैट, जो कि एक कपड़ा का होता था, उसको ये क्या डाल दिया जाता था और यहाँ पे फिल किया जाता था पूरा केरोसिन ऑयल। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में जलाया जाता था, तो उससे एक बहुत अच्छा फ्लेम निकलता था। ओके, तो उसको यूज़ किया जाता था अंधेरे में, क्योंकि पहले इतने लाइट्स थे नहीं, हर जगह पे बिजली था नहीं, उसके वजह से। ओके, तो ये यूज़ किया जाता था, डिबरे जिसको बोलते थे। ओके, लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ, पता नहीं, आप कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ उसको क्या बोला जाता था। ओके, तो उसमें वही पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ऑस्मोसिस के द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा, सरफेस टेंशन और बायोजिन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किसके द्वारा होगा, सरफेस टेंशन के द्वारा। और सरफेस टेंशन इसमें कैसे वर्क करता है, सो हम देखते हैं, ठीक है। सो राइजिंग वीक इन स्टोव इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल। और कैसे काम होता है, वीक ऑफ द लैम्प हैज़ मेनी होल्स। जो वीक होगा लैम्प का उसमें होल्स रहता था। ओके, तो विच एक्ट एज अ, वही काम करता था कैपिलरी के तरह से। ओके, जिसके वजह से केरोसिन कीप्स राइजिंग इन द कैपिलरीज, जिसके वजह से जो केरोसिन का तेल था वो हमेशा राइज करते रहता था। ओके, फिर वैसे ही स्टोव यूज़ होता था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन अ कैपिलरी
tube a fluid rise more as compared to the water it is due to। इसमें क्या है कि कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड जो राइज करता है वो ज़्यादा करता है इन कंपेयर टू वाटर, और ये क्यों होता है वही पूछा है। सो फ्लूइड इज मोर विस्कस देन वाटर, इज इट ट्रू? नो, फ्लूइड लेस विस्कस है देन वाटर से। एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इज मोर देन द वाटर, नो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, जरूरी नहीं है ऐसा हो। सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज लेस देन द वाटर ऑफ वाटर, इज इट ट्रू? नो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन द वाटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन हेयर। ऑप्शन डी इज द आंसर विच इज सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, जिसके वजह से फ्लूइड जो है वो ज़्यादा राइज करता है इन कंपेयर टू वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू द टॉप। जब एक एयर बबल होता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक नदी और सॉरी ये तालाब है, पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड है, तो जिससे एयर बबल राइज होता है ऊपर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सो इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज, मेंटेन इट्स साइज, और वो फ्लैट इनटू द डिस्क शेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो ये क्या होता है? इंक्रीज करता है साइज में। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन, जब हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं, द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट कम आउट, तो पेन का जो इंक होता है वो बाहर आने लगता है, तो वो क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर, और ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ इंक, और ड्यू टू एक्सेसिव लोड। सो आंसर हेयर इज ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्योंकि कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, उसके वजह से जो पेन है वो इंक आउटफ्लो। So answer is option number A is the correct one. Let's come to the next question, which is in automobile hydraulic brakes work on, किस बेसिस पे काम करता है ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेकर्स? सो इट्स इन आर्कमाइड्स प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, और पास्कल्स लॉ। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, इट विल वर्क एज द पास्कल्स लॉ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर here. Okay, let's come to the next question, which is अ सडन फॉल इन अ बैरोमीटर रीडिंग, एक जब सडन फॉल होता है बैरोमीटर रीडिंग में, इंडिकेट्स दैट द वेदर विल, तो इंडिकेट क्या होता है कि वेदर कैसा होगा? स्टॉर्मी वेदर, रेनी वेदर, कोल्ड ड्राई वेदर, और ह्यूमिड वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, विच इज़ स्टॉर्मी वेदर इंडिकेट करता है। जब बैरोमीटर का रीडिंग डायरेक्टली मतलब इंडिकेट करता है फॉल, सडनली फॉल हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी वेदर होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फिगर ऑफ फाउंटेन। इसमें पूछा है कि कंसिडर द फिगर ऑफ फाउंटेन विथ 4 होल्स, जिसमें 4 होल्स है गिवन बिलो, जो कि 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंटेन विल थ्रो दी वाटर फास्टेस्ट? कौन सा जो फाउंटेन है वो वाटर को फास्ट फ्लो करेगा? ओके, सो ऑप्शन हेयर इज 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। और ये होगा क्यों? सो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलिस लॉ, इसमें क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू √2gh। ओके, सो वेयर h क्या हो जाएगा? सो डेप्थ ऑफ द होल हो जाएगा। इन द क्वेश्चन होल 1 हैव द मैक्सिमम डेप्थ एंड इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, दस इट विल थ्रो द वाटर फास्टर। इसके वजह से क्या होगा कि वाटर जो है फ्लो करेगा फास्टर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, विच इज़ होल 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लाइंड मैनर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। ओके, सिलेंड्रिकल पाइप कैसा होगा? सो इस तरीके से। ओके, सिलेंड्रिकल पाइप अलॉन्ग विद द सेक्शन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ पाइप, द फ्लो प्रोफाइल विल बी। तो प्रोफाइल कैसा बनेगा फ्लो का? तो सिलेंड्रिकल पाइप में तो ऐसे स्ट्रेट तो नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा
फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन किसी भी एक तरीके से हो सकता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो 3 एंड 4 का देखते हैं। 3 एंड 4 में क्या है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बट डी का देखिए, डी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि बीच में जो है सबसे ज़्यादा होगा, देन उसके साइड साइड में इक्वली फ्लो करेगा। ओके, ना कि कहीं ज़्यादा कहीं कम वैसे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with the rise of temperature, viscosity of a liquid increase, decrease, remain unchanged, may increase or decrease depending upon nature of liquid. No, it's not correct, क्योंकि अगर हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होता है ऑफ अ लिक्विड, वो डिक्रीज करता है ऑलवेज। ठीक है, और विस्कोसिटी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विस्कस कौन है, वो है हनी। ओके, सो इसमें क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर जब वो इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर दिया गया है एंड विस्कोसिटी दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री है तो उसका विस्कोसिटी कितना होगा, सो 1.308, 20 का 1.002। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो विस्कोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस में ओनली कितना हो जाएगा विस्कोसिटी, तो 0.2822। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग, अभी मैंने कुछ ही देर पहले लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कौन से सबसे ज़्यादा विस्कस है, तो हनी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, और ये किस में पूछा गया था, सो बीपीएससी 2020 में। एंड नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। मोस्ट विस्कस कौन है, सो अल्कोहल, वाटर, honey or gasoline. So answer is option number C is the correct one, which is alcohol is the again correct one. Next question is, with the increase टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन क्या होगा। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है बोला गया, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। ओके, तो ये क्या होगा, डिक्रीज। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया हमारा। राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, यस इट्स अ करेक्ट वन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट स्टेटमेंट आर इज ट्रू। ओके, next question is, increase in the amount of substance does not change its, क्या चेंज नहीं करेगा, इट्स वॉल्यूम, वेट, मास और डेंसिटी। सो इट डज नॉट चेंज इट्स डेंसिटी, बट क्या क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, बट डेंसिटी चेंज नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, next question is, the surface of a lake is frozen in severe winter but the water at its bottom is still liquid. जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, खास करके ठंडी इलाके में, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर तरफ, तो क्या होता है कि जो लेक होता है उसका जो नीचे का पानी है वो लिक्विड ही रहता है। ओके, बट ऊपर का जो लेयर होता है वो फ्रोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल डल लेक का आप वीडियो देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो डल लेक जो विंटर में पूरा ही फ्रोजन हो जाता है ऊपर का लेयर। ओके, बट इनसाइड वो लिक्विड ही रहता है। तो इसमें क्या पूछा है, वही रीज़न क्या है इसका। ओके, सो आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इज दिस अ रीजन, नो इट्स नॉट। सिंक द सरफेस ऑफ लेक at the same temperature as the air, no heat is lost, no it's also incorrect. The density of water is maximum 4 degrees Celsius, yes. Option here is, option C is the correct answer here, which is the density of water is maximum inside, which is 4 degrees Celsius, उससे कम होता ही नहीं है, जिसके वजह से वो फ्रोजन नहीं होता है, वो लिक्विड ही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in cold weather
अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बस तरीका पूछने का चेंज किया है। ओके, और ये कब पूछा, यूपीपीएससी में। एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव इवन व्हेन वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक इज फ्रोजन इनटू आइस बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि मछली लोग जो होती है वो जिंदा रहती है लेक्स में इनसाइड द वाटर, बट जो लेयर होता है ऊपर का वो पूरा फ्रोजन हो जाता है। ओके, तो क्यों होता है, दे कैन ब्रीथ इन आइस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एनिमल्स जो है आइस में ब्रीथ कर पाएंगे, सो नो, इट्स इम्पॉसिबल, सो इट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज दे हैव इनफ to accumulated oxygen inside them, no, it's also incorrect. The body structure is such that they can survive without oxygen, without oxygen तो possible ही नहीं है कि उन लोग survive कर सके, so this is also incorrect. Next one is the water has the highest density at 4 degrees Celsius, so underneath the top layer of the ice there is no layer of water. Okay, so this statement is correct, option D is the correct answer here. Next is fish can survive in the frozen lake because fish can warm blooded animals, no. Fish hibernate in ice, no. Water near the bottom does not freeze, yes. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और ये किस में पूछा गया, तो झारखंड पीएससी और यूपी पीएससी में। जो वाटर है बॉटम ऑफ द लेक जो कि फ्रोजन नहीं होता है उसकी वजह से। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, क्या होगा, इसका वॉल्यूम से डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डज नॉट चेंज, और फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। पहले डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what changes will the volume of water show if the temperature is lower from 9 degree to 3 degree Celsius? तो क्या होगा, the volume will not change, the volume will first increase then decrease, the volume will first decrease then increase. Yes, option C is the correct one, which is the volume will first decrease and then increase, उसके बाद increase होगा। okay, the density of water will reach its maximum value at the temperature of, density of water maximum किस में पहुंचता है, so 4 degree Celsius, so option B is the correct answer here. Next question is at which temperature the density of water is maximum, 4 degree Celsius, again repeated, और ये 2 बार तो बीपीएससी में ही पूछा गया एंड एक बार यूपीपीएससी मेंस में। ओके, सो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, तो यहाँ पे केल्विन में पूछा है, के इज इक्वल टू होता है सी, के इज इक्वल टू क्या होता है उसका फॉर्मूला, सी प्लस 273। ओके, सी प्लस 273। तो अब देखते हैं कि 373 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन और 269 केल्विन, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विच इज़ 277 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर हम इसमें सी की बात करेंगे, ओके, तो वो कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू होता है 4। ओके, सी का वैल्यू कितना होता है 4, तो अगर इसको फिर हम ऐड करेंगे 4 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 277। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the law in which under the same conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules? So Coriolis force, Coriolis effect, Gram's law, Pascal's law or Avogadro's law. So answer is option number D is the correct one, which is Avogadro's law is the correct one. Okay, next one is which of the following represent the suitable condition for the liquefaction of gases? लिक्विफैक्शन ऑफ गैस के लिए कौन सा कंडीशन सुटेबल होगा, सो पूछ रहा है। सो फर्स्ट वन इज लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, विच इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द करेक्ट वन। ओके, और यहाँ पे दिया गया है कि लिक्विफैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग गैस इनटू लिक्विड। लिक्विफैक्शन बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब कोई गैस है उसको
कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। और उसको और किस नाम से जानते हैं, तो कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following condition the distance between molecules of carbon dioxide filled in a container may increase? कब increase होगा? On increasing the volume of container, correct. On leakage of some carbon dioxide gas from the container, correct. On the increasing air pressure in the container, no. Increasing नहीं, जब decrease होगा तब. Next one is on adding more carbon dioxide gas in container without changing its size. No, it's also incorrect. So answer here is option number D. Only statement 1 and 2 is the correct one. Okay. Next question is if a gas is compressed to half of its original volume at the 27 degrees Celsius, to what temperature should it be heated to make it occupy its original volume? So it's a 327 degree, 600 degree, 54 degree or 300 degree. So answer is option number A is the correct one, which is 327 degree is the correct one. Okay. Next question is an iron ball float on mercury, but it gets immersed in water. Is it true? Yes, it's a correct one. And इसमें रीजनिंग क्या दिया हुआ है, रीजन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी. नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं है फ्लोटिंग में. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, विच इज state assertion is correct but reasoning is false. Okay, why does the iron nail float? Again वही question है but in a different way. Why does the iron nail float on mercury while it's sink in water? So first one is due to less chemical interaction in iron with mercury. Is it true? No, it's incorrect. Iron is heavier than water and lighter than mercury. Is it true? No, it's also incorrect. Next one is iron has greater density than water and lesser density than mercury. Yes, it's a correct one, क्योंकि आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपेयर टू मरकरी. ओके, सॉरी, आयरन का जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है बट मरकरी से कम है, इसीलिए फ्लोट करता है मरकरी में बट वाटर में सिंक कर जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज अ नीडल सिंक इन वाटर वेर एज अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स on it because क्यों फ्लोट करता है? The edge of the needle is pointed, a ship is flat, the ship drives a powerful engine, relative density of the needle is greater than that of the water displayed by it. So option number D is the correct one. Next question is an iron needle float on the surface of water due to क्यों करता है? So due to upthrust of water, surface tension, viscosity or gravitational force. Okay, so answer here is option number B is correct, which is due to surface tension. Okay, next one is while lifting a bucket of water from well, we feel that the bucket become heavier above the surface of water and become lighter above the surface of water, or loses stability on coming out of the water, has gained mass on coming out of water. So answer here is option number A is the correct one. जब आप वेल से पानी बाहर निकालते हैं तो जब पानी में रहता है तब तक तो वो हैवी नहीं लगता है, ठीक है, वेटलेस रहता है, लेकिन जब सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आता है तो वो हैवियर हो जाता है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 gram of water is filled in a weightless balloon. Its weight in water में उसका weight क्या होगा? अगर 200 ग्राम है
वेट किसका, वाटर का, ओके, और एक बलून में उसको भर देंगे जिसका वेट एकदम नहीं है, ओके, और उसको पानी में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि वेट पता ही नहीं चलता है वाटर में कितना है, नहीं, वहाँ पे एकदम हल्का लगेगा, ओके, 0. So answer is the option number A is the correct here, okay, which is weight is 0. Next one is the cloud float in the atmosphere because of their low. क्या लो होता है जिसकी वजह से जो है क्लाउड फ्लोट करता है एटमॉस्फेयर में, सो इट्स टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी. नो, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. डेंसिटी कम होता है जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है. जैसा डेंसिटी इंक्रीज होने लगता है तो क्या होता है कि वो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और फिर बारिश होने लगता है, बारिश करवा देता है, ओके, जनरली रेनफॉल हो जाता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल फ्लोटिंग इन अ आइस while floating in a sea, what part of iceberg is above the surface of sea? तो क्या होता है, 1/9, 1/10, 1/6, 1/4. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 1/9, जो कि surface of the sea होता है, above the surface of the sea. Next one is if an ice cube is floating in a glass of water, what happens to the water level when ice melt होगा तो क्या होगा, so rise होगा, fall होगा, remain same, first rise and then fall. So answer is option number option number C is the correct one, which is remain same, okay. A piece of ice floating in a beaker containing water up to its brim, when whole of the ice melt, the water will spill on the floor. No. The level of water will come down in the beaker. No, it's also incorrect. Next one is the level of water will first fall and then it will spill out the beaker. No, it's also incorrect. Next one is the water level will not change. So answer is option number D is the correct one, which is the water level will not change, okay. Next question is a body float at 4 degrees Celsius of water. If temperature reaches 100 डिग्री सेल्सियस देन क्या होगा, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो बॉडी विल सिंक, नो चेंज, मोर पार्ट ऑफ द बॉडी विल सबमर्ज, बॉडी विल फ्लोट फ्रीली. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, विच इज़ द बॉडी विल सिंक. बॉडी क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. और ये कैसे होता है, सो लेट मी शो यू. व्हेन द वाटर इज हीटेड, इट्स डेंसिटी क्या होगा, जब वाटर हीट होगा तो डेंसिटी उसका क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा. द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज लोवेस्ट. डेंसिटी ऑफ वाटर जो है जब 100 डिग्री सेल्सियस में होता है तो सबसे कम होता है, ओके. एंड सो द बॉडी विल सिंक, जिसकी वजह से बॉडी क्या है कि सिंक कर जाता है. बट अगर हम वही बात करते हैं, वाटर डेंसिटी जब मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो बॉडी क्या होगा, फ्लोट करेगा, ना कि सिंक होगा. 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो सिंक हो जाएगा, और 4 डिग्री सेल्सियस में फ्लोट होगा. सो ऑप्शन क्या था इसमें, ए इज़ द करेक्ट वन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सी दैन द रिवर, ओके. स्विम करना रिवर में क्यों टफ है in compared to sea. So first statement is the sea water is salty, the sea water is deep, the sea water is heavier, the sea water is lighter. So yes, option A is the correct one. Due to salty water, it is easier to swim in sea and difficult to swim in river, okay. So option A is the correct one. Next question is a body weight is higher in which of the following. body weight higher कहाँ पे होगा, so air में, water में, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में. so answer is option number C is the correct one, which is in hydrogen, okay. next question is when a ship enter a sea from the river, what happens. जब कोई शिप है वो इंटर करता है रिवर सी से जब वो इंटर करता है रिवर से किस में, सी में, तो क्या होता है,
it rises little, it remain at the same level, sink little, it emerged in the bottom of the sea. So answer here is option number A is the correct one. It will rise little. Okay, so option A is the correct one. और ये क्यों होता है? So because when a ship enter sea from the river, the ship is elevated due to higher density of salty water. क्योंकि वाटर का जो सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, तो और जिसके वजह से उसका डेंसिटी हायर होता है, उसके वजह से क्या होता है, हायर होता है इन कंपेयर टू रिवर, जिसके वजह से वो लिटिल बिट इमर्ज हो जाता है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए था. नेक्स्ट वन इज when a ship enters a sea from a river, a little rise. Yes, it's a correct one. जब जो शिप है वो सी से रिवर से सी में एंटर करता है तो वो थोड़ा सा राइज हो जाता है. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज रीजनिंग क्या दिया है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैन द दैट ऑफ रिवर वाटर. यस, इट्स रीजनिंग भी इसका करेक्ट है, जो कि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, विच इज बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. Okay, so thank you so much guys. If you like the video, like, share and subscribe to my channel, and happy रक्षा बंधन to all of you in advance, क्योंकि कल रक्षा बंधन है. सो हैप्पी रक्षा बंधन टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस. बहुत ज़रूरत है ओके आप लोगों की सपोर्ट की. सो थैंक यू सो मच.